इक्विटी रिटर्न प्रेडिक्टेबल नहीं है, तो आपको ये नहीं करना है कि सब इक्विटी में डाल दें। नौकरी शुरू की थी तब डॉलर 12 रुपया था, तो एक करियर से कम में 90% तो आपका रुपया ही घट गया है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 30% तो बाहर निवेश करना चाहिए। और मैं फिर ये रिपीट करूंगी कि बाहर का मतलब अमेरिका नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी थी सिस्को। सो सिस्को, IBM, डेल, मोटरोला, ये होता था टेक मेजर्स। तो अब टेक मेजर्स का लिस्ट ही बदल गई। उस समय का एक ही टेक मेजर आज तक टेक मेजर है, वो तो मान लीजिए एक यंग इन्वेस्टर है, अग्रेसिव है, राइट, इंडिया में है, ग्रोइंग इकोनॉमी में है, क्या इसे पूरा 100% पैसा इक्विटी में डालना चाहिए अगर आज से 30 साल का व्यू है, कि फिर भी उसे एसेट एलोकेशन फॉलो करना चाहिए? अग्रेसिव है, 30 साल का व्यू है फिर भी। हाँ, ये कई लोग मुझसे पूछते भी हैं कि मैं 25 साल का हूँ या 25 साल की हूँ कि मैं अब 100% इक्विटी में लगा दूँ, क्या अच्छा जॉब है। मैंने कहा 100% आपको कभी भी इक्विटी में नहीं लगाना है, क्योंकि इक्विटी में वही पैसा होना चाहिए जो आपको कम से कम 8-10 साल हाथ नहीं लगाना हो। और बीच में कोई ना कोई अप्रत्याशित खर्चा आता ही है। आपको आगे पढ़ाई करनी है, नौकरी छूट गई, घर में कोई मेडिकल क्राइसिस हो गई, घर लेना है, उसका डाउन पेमेंट देना है, तो आपको कुछ हद तक तो पैसा इक्विटी में नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ आप लिख के ले लीजिए कि इक्विटी का रिटर्न 1, 2, 3 क्या कई बार 5-7 साल के लिए भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। आप कोई नहीं आपको बता सकता कि ये मैंने 30 साल में कभी भी जनवरी में या नए संवत के शुरू में नहीं बोला है कि 1 साल का मेरा सेंसेक्स या निफ्टी टारगेट क्या है, क्योंकि ये चीज़ किसी को नहीं मालूम है। और इस पे जितना भी डेटा कलेक्ट किया गया है उसमें यही है कि जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट जो नंबर देते हैं उसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं होता है। तो ये चीज़ आप भूल जाइए। और कितना वेरी कर सकता है रिटर्न, हमारे दिमाग में रहता है कि इक्विटी रिटर्न इंडिया में, क्योंकि सेंसेक्स से शुरू से लगभग उतना रहा है जो भी 15-16% कंपाउंडेड है। लेकिन आप एक एक दशक देखें तो कितना उसमें डिफरेंस है। जो पहला दशक था 80 का, उसमें 21% कंपाउंडिंग था, फिर 14%, फिर 17%, फिर 8.5%। करेक्ट। तो आपका 80 का जो दशक था, आपने अगर 100 रुपए लगाए होते तो दशक के अंत में आपको 700 मिलते। 2010 में आपने पैसे लगाए होते तो एक दशक बाद आपको 230 मिलते, जो आपको फिक्स डिपॉजिट में भी मिल जाते। करेक्ट। तो कोई रिटर्न ही नहीं आया था इक्विटी का। इसी के कारण वो पिछले 4-5 साल की बुल मार्केट रही है। मतलब जो चीज़ अगेन आप पीछे हट के सब आंकड़े देखें तब आपको ये बात समझ में आती है। तो मोटी बात ये है कि इक्विटी रिटर्न प्रेडिक्टेबल नहीं है, तो आपको ये नहीं करना है कि सब इक्विटी में डाल दें, वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़, आप 30 साल का जो व्यू बोल रहे हैं, ये चीज़ मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि जब मैंने नौकरी शुरू की थी तब डॉलर 12 रुपया था। तो एक करियर से कम में 90% तो आपका रुपया ही घट गया है। करेक्ट। तो ये अगर आप 20, 25, 30 साल की बात कर रहे हैं तो ये तथ्य मत भूलिए। इसी कारण मैं कह रही हूँ, मतलब एक कारण ये भी है कि क्यों आपको ग्लोबल इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि रुपया डिप्रिशिएट करता है। और आपने सोने का नाम लिया, तो हमारी दादी नानी उस समय गलत नहीं थी सोना खरीदने में, क्योंकि उस समय भारतीय लोग बाहर निवेश नहीं कर सकते थे। तो उस समय खाली जो आपको करेंसी हेज के रूप में, डॉलर रुपये के हेज के रूप में क्या चीज़ थी? खाली सोना। उसके अलावा आप किसी भी तरह से वो चीज़ हेज नहीं कर सकते थे। तो तब सोना ठीक था। इसीलिए डॉलर प्राइस सोने का ऐसे है, मतलब बीच में 60% गिरा है। इक्विटी से ज़्यादा वॉलेटाइल है गोल्ड का प्राइस, लेकिन रुपया में गोल्ड का चार्ट ठीक लगता है क्योंकि वो रुपया डिप्रिशिएट होने का चार्ट है। और पहले जैसे, मतलब मेरी नौकरी शुरू होने के बाद ही नहीं, मतलब 90 के दशक तक शुरू तक ये था कि आप अगर बाहर जा रहे हैं, लोग हंसेंगे सुन के, लंदन, न्यूयॉर्क वगैरह, तो आप $500 ले जा सकते थे। और $500 भी 3 साल में एक बार। अगर आप 3 साल में दूसरी बार बाहर जा रहे हैं तो आप $20 लेके जाते थे। और फिर ऊपर से रेगुलेशन ये भी था कि आप किसी से बोरो भी नहीं कर सकते हैं पैसे। तो वो मतलब जेलेबल ऑफेंस था। तो आप $20 लेके जा रहे हैं और वैसे आपको पूरी ट्रिप उसमें निकालनी है। ये एक वो था। तो तब तो आप बाहर नहीं निवेश कर सकते थे। अब जो LRI स्कीम है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, वो तो अब $250,000, $2.5 लाख पर पर्सन पर ईयर। तो अगर आप लोग का परिवार में 4 लोग हैं
तो आप $1 मिलियन भेज सकते हैं, मतलब 8.5 करोड़ रुपया भेज सकते हैं हर साल। तो मतलब अभी तो आप बेसिकली जितना चाहें उतना बाहर निवेश कर सकते हैं। तो अब आपको ये बहुत सोच समझ के एटलीस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 30% तो बाहर निवेश करना चाहिए। और मैं फिर ये रिपीट करूंगी कि बाहर का मतलब अमेरिका नहीं है। लोग सोचते हैं एक नैस्डैक या S&P इंडेक्स खरीद लिया, या फिर जो 5-7 स्टॉक के नाम अमेरिका में मालूम है, 3 स्टॉक के नाम चाइना में मालूम है, वो खरीद लिए तो हो गया, लेकिन वो नहीं है। और कई बार फंड्स भी इसी टाइप की चीज प्रोपोगेट करते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है। क्योंकि ग्लोबल कंपनियां भारतीय कंपनियों से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, उनको समझने में बहुत टाइम लगता है। हम तो ये 25 साल से ज़्यादा हो गए, आपको बोला 1999 से शुरू किया था। तो और वो कंपनियां भी बदलती रहती हैं। मतलब आप 2001 में पूछते टेक मेजर्स, तो कौन था टेक मेजर्स? सिस्को अब लोगों को याद भी नहीं। एक समय दुनिया में सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी थी सिस्को। सो सिस्को, IBM, डेल, मोटरोला, ये होता था टेक मेजर्स। तो अब तो आप टेक मेजर्स का लिस्ट ही बदल गई। उस समय का एक ही टेक मेजर आज तक टेक मेजर है, वो माइक्रोसॉफ्ट। बाकी सब वो मतलब कंपनियां बंद नहीं हुई, लेकिन वो अब उतना उनका रेलेवेंस नहीं रहा, वो छोटी कंपनियां अब हो गई।